अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो कल्चर है, हमारा रोज़ा जो है वो पकोड़े और लाल शरबत के बगैर इफ्तार हो ही नहीं सकता। लेकिन एक मसला है, पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा एक बहुत ही बीमारी कह लें या एक लाइफ़स्टाइल का शिकार है, जो कि है डायबिटीज़, जिसे आम तौर पे शुगर भी कहा जाता है। तो अब ये जो शुगर पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो बेसिकली पकोड़े और ये शरबत किस तरह एन्जॉय करें? अपना रोज़ा किन चीज़ों से इफ्तार करें? कुछ कौन-सी चीज़ें सहरी में लें? क्या करें? ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज हमारे डॉक्टर से। डॉक्टर मसूद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। कैसे हैं सर आप? सर आप पहले ये बताइए, अब रमज़ान शुरू होने वाले हैं और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो बहुत परेशान हैं कि हम ऑयली फूड्स खाएँ, शरबत पिएँ, कहीं हमारा रोज़ा ख़राब तो नहीं हो जाएगा? कहीं कुछ मसला तो नहीं हो जाएगा अगर हमने रोज़ा रखा तो? देखिए, डायबिटिक पेशेंट को हम किसी चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं करते। अब अगर वो शरबत पीना चाहते हैं, नींबू पानी है या लाल शरबत है, तो आजकल तो मार्केट के अंदर डाइट अवेलेबल है, तो डाइट शरबत ले सकते हैं, उसमें चीनी नहीं डालें। इसके अलावा वो पकौड़े खा सकते हैं, कम से कम 2 पकौड़े, 3 पकौड़े खा सकते हैं, जिससे पालक के भी हो सकते हैं, एक आलू का हो सकता है और वैसे सादा पकौड़ा हो सकता है। इसके अलावा वो दही बड़े थोड़े से ले सकते हैं, थोड़े से छोले खा सकते हैं। तो किसी चीज़ की रेस्ट्रिक्शन नहीं है उन पेशेंट के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो जो मील लेते हैं उस मील के अंदर थोड़ा वक्फा दें। जैसे अफ्तार पे कुछ ले लिया उन्होंने, खजूर सबसे ज्यादा शुगर बढ़ाती है, तो जरूरी नहीं है कि आप 4 या 5 खजूर खाएं, आप एक खजूर से रोजा अफ्तार है। फिर उसके बाद नींबू पानी पिए, नींबू पानी बड़ा रिफ्रेश करता है, जो डिहाइड्रेशन हो जाती है डायबिटिक पेशेंट को ड्यूरिंग रमजान, उसको बड़ा कंट्रोल करता है। अब बाकी चीजें वो खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम रखी जा सकती है। ठीक है सर। सर बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि इफ्तार के बाद डिनर का भी इंतज़ाम होता है, इफ्तार पार्टीज़, डिनर पार्टीज़, बुफ़े वग़ैरह, तो क्या डिनर भी ले सकते हैं इफ्तार के बाद या कुछ ब्रेक दें सहरी और इफ्तार के बीच में? देखिए, आइडियल तो सिचुएशन ये है कि वो अफ्तार करें, अफ्तार करने के बाद फिर नमाज पढ़ें, फिर इशा की नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, उसके बाद थोड़ा सा लें। लेकिन कहीं ऐसी जगह आप चले जाते हैं जहाँ आपको डिनर भी करना है, तो फिर अफ्तार के ऊपर आप थोड़ा ब्रेक लगाइए, क्योंकि एकदम आप हाइपोग्लाइसीमिया होता है, आपका शुगर लेवल बहुत कम होता है। जब आप इंटेक करते हैं आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसके अंदर ये कर सकते हैं कि आप अफ्तार करें, सादा सा अफ्तार करें, वो लाल शरबत थोड़ा सा ले लें और उसके साथ खजूर ले लें। फिर उसके बाद आप खाना खा लें। खाने के अंदर भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, एक चपाती अगर आपने ले ली है या एक प्लेट राइस ले ली है, तो वो आपकी बेसिकली सारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देता है, जो दिन भर की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि फिर आप इसके बाद जब तरावी पढ़ते हैं या नमाज पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारा डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो रोज़ा पूरे रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी ड्रग्स के अंदर ये चेंजेस करेंगे। जो दवा वो सुबह लिया करते थे वो अब अफ्तार के वक्त लेंगे, और जो शाम में लिया करते थे वो लिया करेंगे सहरी के अंदर। तो कोशिश ये करें कि अफ्तार के साथ ही दवा खा लें, ताकि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे पूरे 24 घंटे। सर इंसुलिन पेशेंट्स के लिए भी यही हिदायत हैं? हाँ, इंसुलिन पेशेंट के लिए, क्योंकि इंसुलिन एकदम शुगर को कम करता है, तो 2 किस्म की इंसुलिन बहुत यूज होती है, एक तो रैपिड इंसुलिन है और एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। तो ये वाली जो इंसुलिन है उसके यूनिट आप कम कर देंगे 50%। सपोज आप 20 यूनिट लिया करते थे रमजान से पहले, तो अफ्तार पे आप क्या करेंगे, उसके 10 यूनिट कर देंगे। दूसरी जो इंसुलिन है, उस इंसुलिन के अगर आप 10 यूनिट लिया करते तो उसको 5 या 6 यूनिट पे लेकर आएंगे, लेकिन सिर्फ अफ्तार के वक्त ही लेंगे, सहरी में नहीं लेंगे, सहरी में सिर्फ दवाइयाँ लेंगे। सही है, सही है। तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम सहरी की तरफ आ जाते हैं। सहरी में भी हमारा जो कल्चर है वो पठान के पराठे और नहारी और पाए इन सब चीज़ों के ऊपर जाता है। लस्सी लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो ये शुगर पेशेंट्स भी ये सब चीज़ें ले सकते हैं या ये सिर्फ नॉर्मल लोग ले सकते हैं? देखिए, शुगर पेशेंट ये सब चीजें ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी होगी। पराठा, उनका पराठा खाना चाहिए, हम एडवाइस करते हैं अपने डायबिटिक पेशेंट को कि पराठा रमजान में वो खा लिया करें, एक अदद घर का बना हुआ, पठान का बना हुआ नहीं, क्योंकि पठान तो पूरा मैदा के साथ बने हुए होते हैं और फिर उसके अंदर चीनी भी वो डालते हैं। तो घर का वो पराठा खा सकते हैं। इसलिए पराठा ये 6 घंटे तक मैदे के अंदर रहता है, 7 घंटे तक डाइजेस्ट होता है, फिर आगे की तरफ वो मूव करता है, तो बेहतरीन मीडियम प्रोवाइड करता है, इससे शुगर एकदम नीचे नहीं जाती। तो वो ले सकते हैं, पराठा ले लें, दूध ले लें, उसके साथ कॉफ़ी पीते हैं कॉफ़ी, चाय लेना चाहते हैं तो वो चाय ले लें। तो जितनी लिक्विड इंटेक बढ़ाएंगे वो ज़्यादा बेहतर है, रादर देन कि आप अपना पराठे से या ज़्यादा पराठे लेके आप शुगर का लेवल बहुत बढ़ा दें। उससे बेहतर ये कि आप लिक्विड लें। सर कोई और इश्यू तो नहीं होता कि अगर रोज़ा रखें तो हमारे इंसुलिन लेवल,
शुगर लेवल्स बहुत कम हो जाएँ कि हमारा रोज़ा टूट जाए या हम मतलब बेहोश हो जाएँ, कोई इस तरह का के तो नहीं हो सकता मसला? देखें, इसके अंदर दारुल उलूम का फतवा है कि अगर आप ये फ़ील करते हैं कि आपके रोज़ा तोड़ना चाहिए और आपकी शुगर लेवल इसलिए कम हो गई है, तो आप उसके अंदर रोज़े के अंदर आप शुगर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी शुगर 70 के करीब आ जाती है और ग्रेजुअली नीचे जा रही है और अभी रोज़ा खुलने में 1 घंटा है, तो आप रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। इसलिए कि इसके सिर्फ़ एक क़ज़ा है। इसका वो जुर्माना जिसे कहते हैं कि 40 रोज़े रखते हैं, वो नहीं है। सिर्फ़ 1 रोज़ा, क्योंकि आप बीमार हैं, तो आप 1 रोज़ा ईद के बाद जब चाहे आपको मौका मिले आप रख सकते हैं। रोज़े को फिर आप अफ्तार कर लें, क्योंकि अगर आपका लेवल कम होता है, ब्रेन के अंदर शुगर लेवल आपका कम होता है, तो उससे आपको फेंट होने के चांसेस हैं। ऐसे पेशेंट जब मैं ये देखता हूँ कि किसी को 15-20 मिनट रह गए ऐसे रोज़ा अफ्तार में, तो उसको लिटा दिया करते हैं, ताकि उसकी बॉडी का जो शुगर लेवल है पूरी बॉडी के अंदर मेंटेन हो, ब्रेन को सप्लाई जाए। तो अगर वो मैनेज कर सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 5 मिनट पहले भी उसको ये महसूस हो रहा है तो वो अफ्तार कर सकता है। इसका गुनाह नहीं है, इसका सिर्फ कुफारा है। वो अल्टरनेट उसके अंदर आप रख सकते हैं, सही क़ज़ा है, है उसमें, कुफारा नहीं। सही है सर। और सर डायबिटीज़ बेसिकली कितने टाइप्स की होती हैं? ज़रा ये भी बता दें ताकि जो लोग नए पेशेंट्स हैं, न्यू पेशेंट्स हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमारी टाइप 1 है या टाइप 2 है। उसके लिए थोड़ा गाइड कर दें आप। अच्छा देखिए, डायबिटीज़ जो होती है बेसिकली तो 2 किस्म की होती है। एक कहलाती है टाइप 1 एंड टाइप 2। अच्छा, टाइप 1 जो होती है वो 3 दिन के बच्चे से लेके 12 साल तक के बच्चे को होती है। उसके अंदर जो ड्रग ट्रीटमेंट है वो सिर्फ इंसुलिन दिया जा सकता है और कोई दूसरी चीज़ नहीं। लेकिन जो टाइप 2 है उसके अंदर भी 2-3 किस्में हैं। एक तो वो है जो 12 साल के बाद होती है। अमूमन बच्चों को अगर हो जाती है तो उसे कहते हैं बूढ़ी, कहते हैं मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। एक कहलाती है जुवेनाइल डायबिटीज, वो भी 12 साल के बाद होती है। और ये तीसरी होती है जेस्टेशन डायबिटीज। उन प्रेग्नेंट लेडीज को हो सकती है जो प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का इंटेक बहुत बढ़ जाता है, रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। वो उनको जो डायबिटीज होती है उसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 2 जो है वो 95% है और 90-95% है, और टाइप 1 जो है 70%। सर एक चीज़ और मेरे ज़हन में एक बात आई है कि कुछ जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको कोई टेस्ट वग़ैरह करवाने चाहिए रमज़ान से पहले या ड्यूरिंग रमज़ान कि उन्हें पता चल जाए कि उन्हें सब चीज़ें सही चल रही हैं इंटरनली? अच्छा देखिए, होता ही है कि हम जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें एसएमबीजीज कहलाता है, सेल्फ मॉनिटरिंग। वो तो रूटीन के अंदर वो करते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर आपको रमज़ान से पहले आप अपना HbA1c चेक करा लें, ताकि आपको पता चल जाए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल किस लेवल के ऊपर है। तो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करा लें और यूरिक PR या 1 एंड सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करा लें। और ड्यूरिंग रमज़ान भी करा सकते हैं, रोज़े की हालत में ही करा सकते हैं, उसका रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दारुल उलूम का इसके ऊपर फतवा है कि अगर आपकी तबीयत डिस्टर्ब होती है, आप रोज़े से हैं, तो आप जाके टेस्ट करा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आसानी से। सही है सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बता दी हमें ताकि कुछ हमारे बुज़ुर्ग पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं कि हम किस तरह अपने रोज़े को मैनेज करें और डायबिटीज़ को साथ मैनेज करें। और जो लोग बाहर आउटडोर वर्क ज़्यादा करते हैं, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे अब यहाँ पे कराची में बहुत ज़्यादा ये ड्राइविंग के स्कूल्स और चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो उनके लिए कोई आप बताएँ कि उन्हें किस तरह से अपना सहरी को कंट्रोल करें ताकि वो हाइड्रेटेड रहें? हाँ नहीं, उसके अंदर ये है कि जो रूटीन के अंदर उनको रोज़ा खोलने के बाद या रोज़ा और सहरी के दरमियान में जो वक्त है जिसके अंदर वो पी सकते हैं, खा सकते हैं, तो उनको तकरीबन 1.5 लीटर वाटर इंटेक होना चाहिए। और 1.5 लीटर वाटर इंटेक के अंदर आप दूध भी शामिल कर लीजिए, चाय भी ले लीजिए, पानी भी 1 लीटर चला जाए उसके अंदर। तो उससे ये होगा कि वो दिन भर रिहाइड्रेट रहेंगे, ऐसा नहीं होगा उनको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। खासतौर पर वो लोग जो मजदूर हैं, जो मेहनत से काम करते हैं, उनके पसीना ज़्यादा जाता है, तो उनको तो एडवाइस ये है कि वो तकरीबन अपने कुछ ड्यूरेशन कम करें, 8 घंटे के बजाय वो 6 घंटे या 4 घंटे काम करें। पसीना उनको ज़्यादा आता है तो अफ्तार और सहरी के ऊपर वो बहुत लिक्विड इंटेक अपना बढ़ाएं। लिक्विड इंटेक जब उनका बढ़ेगा तो उनकी बॉडी रिहाइड्रेट रहेगी, उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। सर मैंने सुना है कि दूध से भी शुगर इंक्रीज़ हो जाती है, क्या ये सही बात है? दूध एक नेचुरल शुगर दूध के अंदर मौजूद है, लेकिन आप ऊपर से शुगर नहीं लेंगे। दूध के शुगर आपको पता है ना, शेर क्या खाता है? शेर 2 ही तो ग़िज़ा खाता है, दूध पीता है और गोश्त खाता है। तो हम भी डायबिटीज वालों को यही कहते हैं, वो दूध जितना पीते हैं उनके लिए फायदेमंद है और वो गोश्त। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा हम आए यहाँ पे, आपने हमें टाइम दिया और इतनी बड़ी जो एक डिज़ीज़ कह लें आजकल पाकिस्तान में है, इसके ऊपर आपने इतने खूबसूरती से हमें गाइड किया है।
कि हमने अपने रमज़ान और अपने डायबिटीज़ को, अपने सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, अपने सारे ऑर्गन्स का, अपनी बॉडी का, अपने लाइफ़स्टाइल का, अपने मील्स का किस तरह हमने ख़्याल रखना है, ये सब चीज़ें आपने हमें गाइड करी। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए। हम आपको दोबारा भी बुलाएँगे ड्यूरिंग रमज़ान, ताकि आप हमें दोबारा हमारे पेशेंट्स को गाइड कर वैसे सकें। एक मैं टेक होम मैसेज सबके लिए कहना चाहता हूँ, पूरे लोगों के लिए जो डायबिटिक हैं, ये देखें सेहत बहुत बड़ी नेमत है ये, कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जो वेल्थ है आप उसका बड़ा केयर करते हैं, तो खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट रोज़े भी रखें, अपने आप को रिहाइड्रेट भी करें, दवाइयाँ भी प्रॉपर तरीके से लें जो 50% हो जाती हैं, और उसके अलावा हेल्दी फूड लें, जंक फूड के ऊपर ना जाएं रमज़ान के अंदर। और हेल्दी फूड के अंदर जितने भी आप यखनी है, सूप है, शरबत है, और शोरबा रोटी है, खिचड़ी है, दलिया है, इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करें, जिससे और शहरी के अंदर पराठा ज़रूर खा लिया करें कि वो अच्छा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये मेरा मैसेज था कि अच्छा खाइए, अच्छी ज़िंदगी गुजारिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, आज ही हम लोगों का टॉपिक खत्म होता है डायबिटीज़ के ऊपर। आप उम्मीद करते हैं आप लोग डॉक्टर की बात मानेंगे और अपना और हम सबका, अपने घर वालों का, सबका ख़्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।